देखिए, हमारे शरीर में कुल 650 मसल्स हैं और ये 650 मसल्स हमारे शरीर के पोस्चर, डाइजेशन, बॉडी मूवमेंट, रेस्पिरेशन, चाइल्ड बर्थ जैसे बहुत सारे चीजों में मदद करते हैं। और ये जो 650 मसल्स हैं, इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे शरीर में बांट दिया गया है। एक होता है हमारे शरीर में स्केलेटल मसल, जो कि हमारे हड्डियों से जुड़ा रहता है और हमारे शरीर के मूवमेंट में मदद करता है कॉन्ट्रैक्ट होकर। ये हमारे शरीर में कुल 639 होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में एक होता है स्मूथ मसल। ये हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं, अंदर से जो खाली होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, स्टमक वगैरह, इसमें ये स्मूथ मसल पाया जाता है। तीसरा होता है हमारे शरीर में कार्डियक मसल। ये केवल और केवल हमारे शरीर के हृदय में पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल प्रकार की मसल है। और इस मसल में स्पेशल बात यह है कि इसका कंडक्शन सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम से ऑपरेट नहीं होता है, बल्कि इसका खुद का अपना एक कंडक्शन सिस्टम है। इसी के आधार पर एक दिन में ये 1 लाख बार धड़कता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स की। देखिए, जो स्केलेटल मसल है, इसकी जो मुख्य सेल है, इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इस मसल की जो सेल होती है वो बहुत ही स्पेशल किस्म की सेल होती है। आकार में लंबे लंबे फाइबर की तरह होती है, इसीलिए जनरली इसे मसल सेल ना कहकर मसल फाइबर कहा जाता है। देखिए, ये जो मसल फाइबर होता है, ये दरअसल आपस में इकट्ठा होकर एक बंडल बना लेते हैं। बंडल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर ये जो बंडल बना है, ये भी आपस में एक बंडल बनाकर कनेक्टिव टिश्यू से रैप होकर एक बहुत बड़ी मसल का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने स्क्रीन पर मसल को देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि इस मसल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जिसे एपिमाइजियम कहते हैं। इसके अंदर कई सारे बंडल हैं। इन बंडल्स को फेसिकल्स कहते हैं। इनके ऊपर भी पेरीमाइसियम की लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इन्हें पैक्ड किए रहता है। अब देखिए, इन फेसिकल्स के अंदर हमारे मसल के असली मसल सेल पाए जाते हैं, जिसे मसल फाइबर कहते हैं। इसके ऊपर भी एंडोमाइसियम की एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इस बंडल को आपस में इकट्ठा किए रहता है। इसमें होता यह है कि ये जो मसल फाइबर है, इसके अंदर 3 प्रोटीन होते हैं, जो आपस में इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं कि नर्व इंपल्सेस आने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर हमारे शरीर को मूवमेंट करा सके। इन प्रोटीन को मायोफिब्रिल कहते हैं। इसी मसल फाइबर के अंदर एक मायोग्लोबिन नाम का एक और एलिमेंट है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ये जो 3 प्रोटीन होते हैं फिलामेंट, ये मसल फाइबर इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि अगर इसके आप मसल फाइबर को देखोगे तो आप कहीं कहीं डार्क बैंड और कहीं कहीं लाइट बैंड को पाओगे अल्टरनेशन में। इसके कारण से इस टाइप के मसल को स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। देखिए, जो इसके अंदर 3 प्रोटीन हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में जानेंगे कि ये मसल काम कैसे करते हैं। फिलहाल अभी हम जानते हैं अगली मसल स्मूथ मसल के बारे में। देखिए, स्मूथ मसल एक नॉन स्ट्राइटेड मसल है, मतलब इसमें स्केलेटल मसल की तरह बैंड नहीं होता है, और जो इसकी सेल होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितना स्केलेटल मसल की होती है। इस सेल के अंदर भी माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करते हैं, जैसे छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल पाई जाती है, उनका मूवमेंट। ये 2 प्रकार का होता है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, जिसके हर एक सेल पर नर्व एंडिंग होता है फाइनर कंट्रोल के लिए, जैसे आंख के अंदर सिलियरी मसल। और एक होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, जिसके टिश्यू पर एक सिंगल नर्व एंडिंग होता है। और तीसरे प्रकार का जो मसल होता है कार्डियक मसल, जिसमें मसल की जो सेल होती है वो लंबी लंबे फाइबर की तरह होती है, और ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में एक इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू आपस में जुड़ी रहती हैं। साथ ही साथ ये ब्रांच भी होती हैं, मतलब इनमें एक शाखा की तरह एक ब्रांच निकली होती है जो दूसरे सेल से जाकर जुड़ी रहती है। हर एक सेल दूसरे सेल से ब्रांच के थ्रू जुड़ी रहती है। साथ ही साथ बेहतर कंडक्शन के लिए, यानी इंपल्सेस को जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए, इनके बीच में एक इंटरकैलेटेड डिस्क भी होता है। देखिए, एक बहुत ही छोटे से वीडियो में मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो मसल है यानी मांसपेशियां, वो 3 प्रकार की हैं। पहला है स्केलेटल मसल, ये शरीर में सबसे ज्यादा होती हैं। दूसरा है कार्डियक मसल और तीसरा है स्मूथ मसल। ये तीनों ही मसल हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से निर्मित होती हैं, और इनके निर्माण की जो शुरुआत है वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि हमारा स्केलेटल मसल वो कैसे निर्मित होता है हमारे शरीर में। देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजनकाइमल
मेसेंजिमल सेल एक स्टेम सेल जो मेसोडर्मल जर्म लेयर से ही डेवलप होती है। सबसे पहले यही हमारे मसल की जो सबसे पहली प्रीमोर्डियल सेल होती है मायोब्लास्ट, उसमें डेवलप हो जाती है, जिसमें ये थोड़े लंबे आकार की हो जाती है। जिसके बाद ये माइटोसिस प्रोसेस के बाद ये पोस्ट माइटोटिक मायोब्लास्ट में बदल जाता है और यही सेल आपस में जुड़कर एक इलोंगेटेड शेप में, जिसमें मल्टी सेल न्यूक्लियस होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप की फाइबर बना लेते हैं जिसे मायोट्यूब कहते हैं। इस मायोट्यूब के अंदर मायोट्यूब क्या करता है, मसल फाइबर के जो 3 प्रमुख प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन और टिटिन, इन्हें सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। बाद में यही सिंथेसाइज हुए प्रोटीन आपस में एग्रीगेट होकर हमारे स्केलेटल मसल के सबसे इंपॉर्टेंट मायोफिब्रिल का निर्माण कर लेते हैं, जिसके बाद में यही मायोट्यूब अब मसल फाइबर के नाम से जाना जाने लगता है। और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल मसल फाइबर कई सारे मसल फाइबर से जुड़कर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू एक बड़ी मसल का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा कार्डियक मसल है, मतलब हमारा हृदय, उसका निर्माण भी हमारे जो भ्रूण में 3 लेयर होती हैं, उनमें से सबसे बीच वाली लेयर मेसोडर्म लेयर से ही ये हृदय भी डेवलप होता है। क्या होता है कि जैसे ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके दूसरे हफ्ते में ही हार्ट का निर्माण भी शुरू हो जाता है। क्या होता है कि इसमें सबसे पहले 2 कॉर्ड जैसी संरचना आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा ट्यूब बना लेती हैं, जिसके अंदर एक हॉलो स्पेस भी होता है। और फर्टिलाइजेशन के 21 दिन बाद ये जो ट्यूब फॉर्म हुआ है वो अब धड़कना भी शुरू कर देता है। इसे एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं। और 35वें दिन तक तो ये अपने सुपरिचित रूप में आना भी शुरू कर देता है। देखिए, एक बार इसका निर्माण हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है, ये हृदय भी डेवलप होता जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स निर्मित होकर आपस में इससे जुड़ती चली जाती हैं और इसी स्टेज में एओर्टा का निर्माण भी होता है और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। इसमें खास बात यह है कि एक बच्चे का हृदय जन्म से पहले 5.5 करोड़ बार धड़कता है। वही जो तीसरी मसल है, स्मूथ मसल, इसका निर्माण भी मेसोडर्मल लेयर से ही होता है। पर चूंकि ये हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है, इसलिए जो ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो, जो कि हॉलो ऑर्गन की तरह होते हैं, उनके अंदर ये स्मूथ मसल पाया जाता है। और ये सब अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज्यादा छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। क्या आपको पता है कि हमारी जो मसल है ये हमारे मूवमेंट में बहुत ज्यादा मदद करती है, लेकिन ये तभी संभव है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर मैकेनिकल फोर्स को बोन में ट्रांसमिट कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि ये मसल बोन से जाकर चिपक जाए ताकि आसानी से फोर्स को ट्रांसमिट कर सके। क्या आपको पता है कि मसल बोन से भी जुड़ी रहती है, मसल से भी जुड़ी रहती है और ये हमारे ऑर्गन से भी जाकर चिपकी रहती है। क्या आपको ये बात पता है कि वो कौन सा गोंद है यानी ग्लू जो मसल को मसल से, बोन से और ऑर्गन से चिपकाया रहता है? ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी जो मसल है वो हमारे हड्डियों से कैसे जुड़ी रहती है, यानी उससे कैसे चिपकी रहती है। एक टिश्यू है टेंडन, ये टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से जाकर जोड़ती है। क्या होता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये टेंडन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट हुआ है मसल से, वो उस मैकेनिकल फोर्स को ये बोन में ट्रांसमिट कर देता है। तभी हमारा शरीर हिल डुल पाता है, हम चल पाते हैं या हम कोई भी काम कर पाते हैं। ये टेंडन दरअसल मसल फाइबर का एक्सटेंशन होता है जो जाकर मसल को हड्डियों से जोड़ देता है। ये मेनली कोलेजन फाइबर से मिलकर बना रहता है। इसमें थोड़ा सा इलास्टिन फाइबर भी होता है, पर चूंकि ये बहुत मजबूत होता है और इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा मजबूत कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए बहुत मजबूत होता है। इसमें जो इसकी मुख्य सेल है वो जो फाइबर सिक्रेट करती है, ग्राउंड सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, वो है फाइब्रोब्लास्ट, जिसे टेनोसाइट भी कहते हैं। इसमें नर्व सप्लाई भी होता है, इसीलिए इसके डैमेज होने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसमें ब्लड सप्लाई भी होता है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र का, इसीलिए डैमेज होने पर इसकी हीलिंग बहुत ही लंबे समय तक चलती है। अभी मैंने आपको बताया कि मसल को बोन से जोड़ने के लिए टेंडन नाम का एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन अभी मैं आपको एक और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मसल को बोन से ही कनेक्ट करता है, पर ये टेंडन से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका नाम है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस टेंडन
टेंडन से डिफरेंट क्यों है? ये मेनली अपने फंक्शन की वजह से टेंडन से थोड़ा डिफरेंट है। जहां टेंडन मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए होता है, वही एपोन्यूरोसिस मैकेनिकल फोर्स जैसे प्रेशर, मैकेनिकल शॉक वगैरह को अब्सॉर्ब करने के लिए होता है। ये बॉडी को मजबूत बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए, हमारे शरीर में जो स्केलेटल मसल है वो दो प्रकार का होता है, एक पैरेलल और एक पेनेट मसल। पेनेट मसल में जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ऑब्लिकली अरेंज्ड रहते हैं, और ये जो हमारा एपोन्यूरोसिस है, दरअसल ये पेनेट मसल को ही बोन से जोड़ने का काम करता है, न कि पैरेलल मसल को। एपोन्यूरोसिस एक पतला सा शीट के आकार में होता है जो कि टेंडन के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ये भी कोलेजन फाइबर से मिलकर बना रहता है, और इसका भी मुख्य सेल फाइब्रोब्लास्ट ही है जो हर एक कनेक्टिव टिश्यू में होता है ग्राउंड सब्सटेंसेस को रिलीज करने के लिए। अब थोड़ा जान लेते हैं वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को मसल से या मसल को ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जिसके बारे में रिसेंट स्टडी बताती है कि शरीर में बहुत ज्यादा फंक्शन प्ले करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है फैशिया। ये मसल को मसल से कनेक्ट करता है और मसल को ऑर्गन से भी कनेक्ट करता है। और एक स्टडी तो ये भी बताती है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी के लिए अलग अलग कंडीशन के अनुसार जेल लाइक और लिक्विफाई भी हो जाता है, मतलब इसका मटेरियल स्टेट भी बदल जाता है। फैशिया भी तीन प्रकार का होता है। सुपरफिशियल फैशिया जो कि स्किन के नीचे होता है, स्किन को मसल से जोड़ता है। डीप फैशिया जो मसल को मसल से जोड़ता है, और विसरल फैशिया जो मसल को ऑर्गन से जोड़ता है, जैसे लिवर, स्टमक, पेरिटोनियम वगैरह। फैशिया क्या करता है? मसल को फ्रिक्शन से बचाता है, साथ ही साथ मसल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। ये भी फाइबर से ही मिलकर बना होता है, जो कि इसके प्रमुख सेल फाइब्रोब्लास्ट ही रिलीज करता है। और आपको बता दें कि इसमें भी नर्व सप्लाई होता है, और इसमें बहुत ही पतली पतली थिन ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो इसको ब्लड प्रोवाइड कराती हैं। आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारी जो मसल है वो कई सारे मसल फाइबर के बंडल से बना हुआ है, और उसकी जो इकाई सेल है वो है मसल फाइबर। इसे ही मसल की सेल कहते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि हमारी ये जो मसल फाइबर है इसकी भी एक यूनिट है? ये कई सारी यूनिट्स आपस में मिलकर मसल फाइबर्स का निर्माण करती हैं। इसका नाम है सैक्रोमियर। ये सैक्रोमियर कैसे बने होते हैं? ये सैक्रोमियर तीन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। एक्टिन जिसकी वजह से थिन फिलामेंट बनता है, मायोसिन जिसके वजह से थिक फिलामेंट बनता है, और टिटिन एक इलास्टिक प्रोटीन जो थिक फिलामेंट को कनेक्ट किए रहता है। ये स्प्रिंग के आकार का होता है। ये तीनों प्रोटीन इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं कि जब ये स्लाइड करते हैं तब मसल में एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है जो कि टेंडन के थ्रू बोन में ट्रांसमिट हो जाते हैं और हम मूवमेंट कर पाते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हमें यही जानना है कि हमारी ये जो मसल है वो काम कैसे करती है, और हम यही जानने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि हमारे मसल को काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारे नर्वस सिस्टम से आने वाले सिग्नल की, जो कि मोटर न्यूरॉन से आते हैं। होता यह है कि जैसे ही हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है हमारे मसल के तरफ, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन मसल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, और एक केमिकल प्रोसेस चालू हो जाता है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे से स्लाइड होने लगते हैं, और फिर इससे जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट हुआ है वो बोन में ट्रांसमिट हो जाता है और हम मूवमेंट करने लगते हैं। चलिए थोड़ा विस्तृत तरीके से जान लेते हैं। देखिए, ये बात तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे शरीर में मूवमेंट कराता है, यानी सिकुड़कर। अब देखिए, जैसे ही हमारे ब्रेन से नर्व के थ्रू सिग्नल आता है न्यूरोमस्कुलर जॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, ये क्या करता है? न्यूरोमस्कुलर जॉइंट पर नर्व एंडिंग पर एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जाकर मसल फाइबर के ऊपर एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से सार्कोलेमा में, जो कि मसल फाइबर की आउटर मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसमें सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो मसल फाइबर के आउटर लेयर सार्कोलेमा में मौजूद ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से होते हुए हमारे मसल फाइबर के जो आउटर लेयर है सार्कोलेमा, वहीं पर जाता है। आपको बता दें कि ये जो हमारी मसल फाइबर का आउटर लेयर होता है उसके ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक संरचना होता है जो कि कैल्शियम स्टोरेज की एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है। देखिए, जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पहुंचता है, ये कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देता है जो कि मसल फाइबर के अंदर ही डिफ्यूज हो जाता है, जहां पर ये जो मसल फाइबर के अंदर प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन और टिटिन जैसे प्रोटीन, उनके ऊपर काम करने लगता है। ये कैल्शियम आयन इसी मसल फाइबर में मौजूद जो एक्टिन प्रोटीन है, जो थिन फिलामेंट से बनता है, उसके ऊपर बाइंड हो जाता है, जिसके कारण से ये जो प्रोटीन के बैंड है ये शिफ्ट हो जाते हैं, मायोसिन हेड के बाइंड होने वाले एरिया को एक्सपोज कर देते हैं, जिसके कारण से ये जो मायोसिन प्रोटीन का हेड है ये एक्टिन से जाकर बाइंड हो जाता है। अगले स्टेज में एडीपी और फॉस्फेट जैसे अणु
इन दोनों प्रोटीन के ऊपर जो क्रॉस ब्रिज बना है उसके ऊपर जाकर एटीपी में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से मायोसिन का हेड मूवमेंट करने लगता है और एक्टिन प्रोटीन सार्कोमियर के सेंटर की तरफ मूव होने लगते हैं। इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। बाद में यही एटीपी दोबारा से फिर से एक्टिन से डिटैच होकर मायोसिन से बाइंड होकर एडीपी और फॉस्फेट में टूटकर दोबारा से वही साइकिल शुरू कर देता है, यानी मायोसिन हेड दोबारा से डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट होकर एक्टिन प्रोटीन को सार्कोमियर सेंटर में शिफ्ट करता जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होकर ये मसल मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट करके मूवमेंट करवाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आखिर जब कोई व्यक्ति जिम जाता है और ढेर सारी एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल बिल्ड कैसे हो जाती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, होता यह है कि जब हम जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे मसल टिश्यू में टियर ला देता है, यानी हमारी मसल टिश्यू डैमेज हो जाती है और इसके ऑर्गेनल्स भी डिसरप्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि जिम जाने के बाद हमें मसल में सोरनेस का अनुभव होता है, यानी मसल में दर्द होने लगता है। देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया है कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से हमारे मसल में एक प्रकार का क्रैक आ जाता है, मसल टियर होने लगती है, मसल डैमेज हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लेनी चाहिए। देखिए, पिछले के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि जब मसल का निर्माण होता है तो भ्रूण अवस्था में ही एक स्टेम सेल, मीसेनकाइमल सेल, वो मायोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है। बाद में यही मायोब्लास्ट आपस में जुड़कर एक सिलेंड्रिकल शेप में मायोट्यूब का निर्माण कर लेते हैं और यही मायोट्यूब आपस में इकट्ठा होकर मसल फाइबर का निर्माण कर लेती हैं। पर कुछ मायोब्लास्ट दरअसल मायोट्यूब में नहीं बदलते हैं, बल्कि मसल फाइबर के ही आउटर मेम्ब्रेन पर आकर चिपक जाते हैं और ये मसल फाइबर के स्टेम सेल की तरह काम करते हैं। इन्हें मसल फाइबर का सैटेलाइट सेल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मसल फाइबर के ऊपर एक स्पेशल किस्म की स्टेम सेल होती है जिसे सैटेलाइट सेल कहते हैं। ये सैटेलाइट सेल डिफरेंशिएट होकर नए मसल फाइबर का निर्माण करती है। देखिए, जैसे ही मसल एक्सरसाइज की वजह से टियर हो जाती है, ये डैमेज हुई मसल दरअसल साइटोकाइन नाम के केमिकल को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से इस साइट पर इम्यून सेल्स आना शुरू कर देते हैं। ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं, वैसे तो इनका काम बहुत सारा है, पर जनरली ये इस एरिया में इन्फ्लेमेशन पैदा करने लगते हैं। इससे होता यह है कि मसल फाइबर पर मौजूद ये जो सैटेलाइट सेल है वो प्रोलिफरेट करने लगती है, मतलब डिवाइड होकर अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है और इस सैटेलाइट सेल को प्रोलिफरेट होने के लिए प्रमोट करता है एक स्पेशल किस्म का सेल जिसे कहते हैं फाइब्रो एडिपोजेनिक प्रोजेनिटर, जो कि हमारे मसल में ही पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैटेलाइट सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एक तरीके से इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और इसे सपोर्ट करता है प्रोलिफरेट करने के लिए। देखिए, जब ये सैटेलाइट सेल प्रोलिफरेट होकर इस डैमेज्ड जगह पर आती है तो ये फ्यूज होकर आपस में मिलकर मसल फाइबर का निर्माण कर लेती है और ये जो डैमेज मसल है उसे रीबिल्ड कर देती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, मसल के निर्माण के लिए, मतलब मसल बिल्ड करने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता तो होती ही है काम भर की। अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, इन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनता है। पर जितना ज्यादा जिम इंस्ट्रक्टर एडवर्टाइज करते हैं कुछ खास प्रकार के प्रोटीन का, उतना आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप हेल्दी ग्रीन लीफी फूड खाइए, अच्छी नींद लीजिए ताकि ये सेल्स अपना काम कर सकें, बस मसल आपकी रीबिल्ड हो जाती है। अगर आप डेली जिम जाकर अपने मसल को टियर करते जाओगे और अच्छी नींद लोगे और न्यूट्रिशियस खाओगे तो धीरे धीरे आपके मसल का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। पर एक बात आपको याद रखना है कि एक खास प्रकार का प्रोटीन है मायोस्टैटिन। ये हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग होता है अमाउंट में। जिसमें ये मायोस्टैटिन बहुत ज्यादा होता है वो व्यक्ति एक लिमिट के बाद मसल ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि मसल ग्रोथ करने के लिए मायोस्टैटिन एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। सबका शरीर अलग अलग है और ये मायोस्टैटिन पूरी तरीके से जेनेटिक्स पर ही निर्भर करता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।